तोड़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां परिंदे भी पर मारने से कतराते थे। वो था गांव का पुराना सब स्टेशन। अरे भाई, ये कैसा गांव है? अभी शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गुल हो गई। आर्यन, जो शहर से इस गांव में बिजली की व्यवस्था सुधारने आया, एक युवा इंजीनियर था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की हंसने बोलने की आवाजें आई। वो बाहर निकला। गांव का एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे थे। आर्यन उन लोगों के पास गया। दीनदयाल काका, ये रोज का क्या झमेला है? शाम होते ही पूरे गांव का फ्यूज उड़ जाता है क्या? मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, जैसे ही अंधेरा होता है बिजली काट दी जाती है। आओ बेटा आर्यन, बैठो। शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, पर यह गांव डर की आहट सुनकर चलता है। यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। हाँ साहब, बिजली आएगी तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। क्या काका, आप भी इन अंधविश्वासों में पड़े हैं? मैं कल सुबह ही उस पुराने पावर हाउस जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। हो सकता है कोई तार ढीला हो या ट्रांसफार्मर पुराना हो गया हो। आर्यन की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। हंसी मजाक अचानक एक डरावनी खामोशी में बदल गया। दीनदयाल काका ने बड़ी गंभीर नजरों से आर्यन को देखने लगे। बेटा, तुम यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, पर एक बात गांठ बांध लो। उस पुराने पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता मौत का दरवाजा है। वो रास्ता उस कुएं के पास से होकर गुजरता है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। वो जगह अब इंसानों की नहीं रही, वहां हवा भी रुक जाती। तभी आर्यन की ओर देखा। आ गए बेटा। रुद्र कह रहा था कि शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरा अंधेरा भी दूर कर दोगे? आर्यन के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके नाखून काले और लंबे थे और उसकी खाल हड्डियों से ऐसे चिपकी थी जैसे वो कोई कंकाल हो। जी माँ जी, रुद्र ने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। उसे बुलाइए, मैं दवाइयाँ लाया हूँ। दवाई? अब दवाइयों का वक्त गुजर चुका है बेटा। अब तो सिर्फ हिसाब का वक्त है। देखो देखो बाहर उस खंबे को। वो खंबा आज भी प्यासा है। बाहर वही टूटा हुआ खंबा जो रुद्र के घर के बाहर गिरा था, अब अजीब तरह से चमक रहा था। अचानक कमरे की दीवार पर रुद्र की परछाई दिखाई दी, पर रुद्र वहां खुद मौजूद नहीं था। साहब, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया। ये कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। 2 साल पहले जब ये खंभा गिरा था, तब गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की। मैं यहाँ तड़पता रहा। मेरी माँ मुझे बचाने आई और वो भी इसी नीली बिजली की चपेट में आ गई। आर्यन ने देखा कि बूढ़ी औरत खाट से उठकर बैठ गई थी। तो तुम लोग मर चुके हो? रुद्र, मुझे जाने दो। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था। कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। पर आज रात वो खंभा फिर से जिंदा होगा। उसे एक बलि चाहिए ताकि गांव की बिजली हमेशा के लिए लौट सके। मेरी माँ को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इस खंबे को अपने हाथों से छुएगा और सारा करंट अपने अंदर सोख लेगा। आर्यन समझ गया कि रुद्र उसे बचाने नहीं बल्कि एक रूहानी सौदे के लिए यहाँ लाया है। वो बूढ़ी औरत अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके मुंह से निकलने वाली ठंडी भाप आर्यन के चेहरे को छू रही थी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। सारा गांव रोशनी से नहा उठेगा। क्या तुम एक नेक काम नहीं करोगे? तभी अचानक आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर खड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद की
और जोर जोर से भगवान का नाम जपने लगा। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि रुद्र और उसकी मां उसके सामने खड़े होकर उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी। तभी बाहर से एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे घर में एक नीली रोशनी फैल गई। आर्यन ने देखा कि रुद्र का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन की सांसें धौंकने की तरह चल रही थी। वो कमरे के कोने में दुबक गया था। रुद्र का हाथ, जो किसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसा था, आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि आर्यन के मुंह से निकलने वाली भाप उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ी औरत खाट पर बैठी बैठी अब किसी बेसुरी आवाज में रोने लगी थी, पर वो रोना दुख का नहीं बल्कि एक भूख का था। रुद्र, रुक जाओ। तुमने कहा था कि तुम अपनी माँ के लिए मदद चाहते हो। क्या किसी बेगुनाह की जान लेना ही तुम्हारी मदद है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम में और उन गांव वालों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? आर्यन की बात सुनकर रुद्र का हाथ एक पल के लिए हवा में ही रुक गया। उसकी काली आंखों में